तो हम लोग चालू करेंगे कौन सा, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिस्कशन। सबसे पहली बात ये जान लो इस चैप्टर के बारे में, बेसिक बात जान लो बच्चों, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। कौन से ब्लॉक के बच्चों, डी ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं आपके, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, स्मॉल डी स्मॉल एफ। पीरियोडिक टेबल में हमने 4 ब्लॉक्स की बात की थी, एस, पी, डी और एफ। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था इन 4 ब्लॉक्स को बच्चों, ऑन व्हाट बेसिस डिड वी पुट एलिमेंट्स इनटू दिस पर्टिकुलर categories or into these particular categories? It was right, it was on the last electron which enters the s subshell or p subshell or d subshell or f subshell, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जाएगा वो s ब्लॉक का है, p सबशेल में जाएगा वो p ब्लॉक का है, d सबशेल में जाएगा d ब्लॉक का है, f सबशेल में जाएगा वो f ब्लॉक का है। क्या ये डेफिनेशन सब लोगों को याद है, मैंने बेसिक सिखाई है सबको, yes or no? अब यहां पर instead of saying d and f block they have said transition and inner transition. Did you all get this point? सिंपल है, बोलो yes or no। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि यहां पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है बच्चों, सारे के सारे मेटल्स हैं। सो आई कैन चेंज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर टू फ्रॉम इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आई कैन चेंज द टाइटल टू डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स, it will still remain have the same meaning. Did you all get this? With clarity, with very basic thing you should get it, right? चलो, तो फंडा ये है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो साइमल्टेनियसली। इनको ध्यान से देख लो, क्या बोलता है डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन है, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द which subshell, D subshell, of which shell, penultimate, ultimate यानी कि आखिरी वाला n होता है तो penultimate n-1 होगा। क्या ये बात भेजे में गई सबके? अच्छा, अगर ये सिमिलर चीज मेरे को f ब्लॉक के लिए लिखनी होती तो आपके दिमाग में भी आ गई है बच्चों। f ब्लॉक में कहा जाता है मुझे बताना, f ब्लॉक में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन n-2f में जाता है। क्या ये बात सही है? n-2f में जाता है। तो अगर मैं बस इसको यहां से बदल दूं, ठीक है, मैं आलसी हूं आपको मालूम है, तो मैं तो कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है, n-2 और f सबशेल की कैपेसिटी कितनी है बच्चा लोग, 1 to 14। क्यों? क्योंकि f सबशेल की कैपेसिटी 14 होती है। तो अगर मैं यहां पर d की जगह पे लगा दूं f और पेनल्टीमेट की जगह लगा दूं प्री पेनल्टीमेट, क्या लगा दूं, मतलब पेनल्टीमेट के भी पहले, पेनल्टीमेट के भी पहले। जैसे अपन गंदी इंग्लिश, खराब इंग्लिश में इसको लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट बोलते हैं इंडियन इंग्लिश में, राइट। बट टेक्निकली टर्म्स क्या मैंने आपको सिखाया है, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट। तो सही इंग्लिश अगर आपको बोलनी है ना, जैसे अपने को बचपन से गलत इंग्लिश सिखाई गई है ना, सेकेंड लास्ट, टुडे इज द सेकेंड लास्ट डे, नहीं भाई, टुडे इज द पेनल्टीमेट डे, ये बोलना चाहिए ना, ऐसा। तो ठीक है, उस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आई होप ये डेफिनेशंस क्लियर हो गए, एकदम बेसिक डेफिनेशंस है बच्चों। चल आगे बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट्स की। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, सारे के सारे मेटल्स हैं, वो भी बता रहा हूं। अगर आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो ट्रांजिशन मेटल एटम में इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन, किसी एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कब बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, जब उसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती है। कौन सी बात समझ में आती है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको जिंक Zn का नंबर क्या है बच्चा लोग, Zn का नंबर है 30, 3d10, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या ये इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है बच्चा पार्टी? ये कंप्लीट है। तो आपको ये रियलाइज होगा कि अच्छा, जिंक जो है वो डी ब्लॉक में तो है, पर मैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट
टेक्निकली एज पर डेफिनेशन नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट नहीं है। क्या ये भेजे में गया? क्या ये एमसीक्यू का पॉइंट बना? डायरेक्ट बोलो हाँ या ना। तो अगर अब वो आपको पूछेगा कि इज जिंक अ ट्रांजिशन मेटल, द आंसर इज नो। इज जिंक अ डी ब्लॉक एलिमेंट? यस। ये खास करके आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिंक डी ब्लॉक में है पर ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ओके, अब नॉर्मल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका नाम ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज, बीच में। ये मैंने आप लोग को SN1 SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में भी पढ़ाया हुआ है। बीच का स्टेट को अपन क्या बोलते थे? ट्रांजिशन स्टेट। यस। तो क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो S और P के कहीं बीच में होती है। इनफैक्ट इनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक लेफ्ट साइड पे, P ब्लॉक राइट साइड पे और D ब्लॉक कहां है? बीच में है। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप्स है 3 to 12, ग्रुप्स कौन से हैं? 3 to 12, और 4 पीरियड्स हैं। कौन से? 4, 5, 6, 7। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 to 12 और पीरियड नंबर 4 to 7 में आपका डी ब्लॉक बैठता है। फिर से देख लो यहां पर, अगर आप देखोगे ग्रुप नंबर, फिर से देखो बच्चा लोग, यहां पे सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, और रो यानी कि पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 तक। अब कुछ बच्चे जो नंबर देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई 3D का मतलब 4th रो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। क्योंकि 4th शेल में गया ना, N-1 में जाता है, याद रखना। किस में जाता है? N-1। तो ये 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड हो गया पीरियोडिक टेबल का। क्या ये बात गई दिमाग में? एवरीबॉडी, कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा लोग? यस। तो यहां पर ध्यान में रख लेना कि कोई ग्रुप जो अगर पूछे कोई आपसे कि भाई ग्रुप कौन सा है डी ब्लॉक का, तो आप बोलेंगे 3 से लेके 12, और पीरियड्स कौन से हैं तो आप बोलेंगे 4 से लेके 7। क्लियर बात? चल आगे बढ़े। N-1 डी ऑर्बिटल जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? सक्सेसिव फिलिंग हो जाती है, वेयर N इज द अल्टीमेट शेल। ठीक है, 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक होता है। ये मैंने आप लोगों को याद करवाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चा लोग, सबको याद रखनी है। यस और नो? कैसे याद करने बोली थी? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। दिस वाज नंबर 21 से लेके नंबर 30। यस और नो? आई होप ये याद है सब बच्चों को। ओके, 4D सीरीज में यट्रियम, यट्रियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यट्रियम से लेके कैडमियम, और 5D सीरीज में लैंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक। तो 5 जो आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज दी हुई। 6D सीरीज की हम बात नहीं करते क्योंकि 7th रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट है, सबको मालूम है, राइट? तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, 6D सीरीज में उन्होंने मेंशन जरूर कर दिया, बट हम जनरली उसकी बात नहीं करते। तो 6D सीरीज जो है वो एक्टिनियम टू क्यूरियम, एक्टिनियम टू क्यूरियम है, ठीक है ना? बट जनरली हम लोग 3D, 4D, 5D की बात करते हैं। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ये डायरेक्ट MCQ के पॉइंट है, आपको सीधे सीधे लर्न कर लेने। जो मैंने यहां पे मार्क किए हुए हैं, हर एक सीरीज का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा कंपलसरी। 3D का कौन सा है? स्कैंडियम से लेके जिंक, तो स्कैंडियम और जिंक। 4D का क्या बच्चा लोग? यट्रियम और कैडमियम, ठीक है। 5D का क्या? लैंथेनम और मर्क्यूरी। और 6D का क्या है? एक्टिनियम और क्यूरियम। क्या ये बात समझ में आई? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स आपको याद करने हैं हर एक डी सीरीज के, और 3D का तो पूरा सीरीज ही याद करना है, 10 के 10 एलिमेंट कंपलसरी, सबको याद करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स और नीट और जेई और सीईटी और व्हाटएवर। सबको 3D सीरीज, पहली सीरीज याद होनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आएगा गारंटीड। चल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-1D NS12 ऑलरेडी लिखवा दिया मैंने। यस, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है उनकी, इसके ऊपर आपको बोर्ड्स में ऐसे क्यों आया हुआ है, पहले एक बार एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। 2 मार्क के लिए आपको ऐसे क्यों आया हुआ है बच्चा लोग,
ठीक है, तो ये मार्क करके रखोगे ऐसे क्यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर थियरी पेपर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पीरियड्स कौन से हैं 4 to 7, ग्रुप कौन सा है 3 to 12। पीरियड्स 4 to 7 के अंदर क्या आ जाता है 3D 4D 5D 6D सीरीज। ये एक पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड बात है आप पहले दो पॉइंट हो गए, पीरियड्स आपका फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप्स आपके सेकेंड पॉइंट। थर्ड है आपका दे आर प्लेस एट द सेंटर विद एस ब्लॉक ऑन द लेफ्ट एंड पी ब्लॉक ऑन द राइट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज दिखाती हैं, और चेंज की जगह आप कौन सा वर्ड लिखेंगे यहां पे, बेटर वर्ड कौन सा लिखेंगे, ग्रेजुअल। इंस्टेड ऑफ चेंज व्हाट विल यू राइट, दे विल शो अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन, ये वर्ड आना चाहिए फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक थ्रू दोज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप एवरीबडी गॉट दिस। चेंज कैंसिल करके क्या लिखोगे बच्चा लोग वहां पे, क्या लिखोगे, ट्रांजिशन। ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक ट्रिक से 2 सेकंड में 10 जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं। ठीक है, 3D सीरीज, पहले यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं ऑफ 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम अपना नंबर 21 है, तो आप क्या करोगे कि नंबर 21 है ना ये, तो यहां से आर्गॉन पहले हटा लो। आर्गॉन मतलब कि आपकी जो नोबल गैस है वो, आर्गॉन का नंबर क्या है बच्चा लोग 18। यस, तो आर्गॉन आपका 18 आपने हटा दिया। अब आर्गॉन तक फिलिंग होने के बाद पहले 4s2 भरेंगे कि 3D भरेंगे, पहले ये दिमाग में रखो। पहला 4s भरू कि 3D भरू, 4s। कौन से रूल के हिसाब से, ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से। ये याद करो, इसका नाम याद है सबको, कौन सा प्रिंसिपल था, ऑफ बो प्रिंसिपल। सिखाया मैंने कि एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ती है, 4s की एनर्जी एक्चुअली 3D से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किधर जाता है 4s में, बाद में 3D में आता है। याद नहीं है तो याद कर लो, अभी बता दिया ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है ना, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले 4s में जाएगा, बाद में 3D में जाएगा। ठीक है, अच्छा 3D में यहां पे क्या हो गया 1, टोटल गिन लो, हो गए 21, 18 प्लस 2 प्लस 1 21 हो गए। बोलो यस और नो एवरीबॉडी। तो टाइटेनियम में क्या होगा, टाइटेनियम में हो जाएगा 3D2। फिर वेनेडियम 23, उसमें क्या हो जाएगा बच्चा लोग 3D3 हो जाएगा। क्या ये बात एकदम समझ पा रहे हैं? और ये ट्रिक आपको समझ में आ गई। ट्रिक एकदम सिंपल, ट्रिक भी नहीं है, ये एक्चुअली फॉर्मेट है, ये बेसिक फॉर्मेट है। क्या यहां पर अगर 21 है तो यहाँ पे 3D1, यहाँ 22 है तो 3D2 है, 23 है तो 3D3 है, 24 होगा तो 3D4 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एकदम मजाक इजी, ये मजाक वाला इजी लग रहा होगा अभी, एकदम मजाक वाला इजी लगेगा। बट आपके 2 एक्सेप्शंस यहां पर निकल के आएंगे। आपके 2 एक्सेप्शंस अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले सारे लिख लेते हैं अपन फटाफट। चलो 2 सेकंड लगेंगे आपको, सारे लिख लो आप। तो ये आपका फॉर्मेट फिक्स हो गया, ये 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। एकदम बढ़िया, बस फटाफट लिखते जाओ। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 और 10। हाँ, अच्छा एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, सॉरी। Please correct me if I have missed anything. Huh? Okay. This is number 24, so it is chromium. Then you have 25, that is manganese. 25. 26 is iron. अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहा था ये आयन का नंबर याद रखना ही पड़ेगा, देख लो। फिर को, दैट इज कोबाल्ट, निक, Na यानी कि 28 निकल, और कॉपर यानी कि 20
9 और लास्ट में है आपका जिंक यानी कि नंबर 30। अच्छा, अब इसमें ना बच्चों क्रोमियम और कॉपर ये दोनों को मैं ध्यान से आपके लिए मार्क कर देता हूं, यहां पे देख लेना। क्रोमियम और कौन? क्रोमियम और कॉपर। ये वैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी करवाया है, बट दोबारा यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। और ये ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से कि क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों होते हैं भाई? तो 3d5 और 4s1, तो ये जो आपका 3d4 था, करेक्ट, ये जो 3d4 था ये क्या हो जाएगा? ये 3d5 बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारेगा तो ये 4s1 हो जाएगा। क्या ये आप लोग देख पा रहे हैं? एवरीबडी टेल मी यस और नो, है ना? क्या हुआ यहां पर? मैंने 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये 3d5 बन गया। क्यों बनाया इसको 3d5? क्यों बनाया 3d5 भाई? तो ये हाफ फील्ड है तो इसमें ज्यादा क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी हो जाती है। हाफ फील्ड में क्या हो जाता है? तो ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है और ये ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सेम वे अगर मैं कॉपर में देखूं तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है और मेरे को ऑब्जर्व्ड में क्या देखने मिलेगा बच्चा पार्टी? 3d10 और 4s1 देखने मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? 3d10 क्यों? 3d10 काय को? क्योंकि अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? 3d10 इस पे फोकस कर लो, यहां पे 3d5 पे फोकस कर लो। इसके ऊपर आपको कोई शॉर्ट नोट नहीं पूछेगा, स्पेसिफिक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर मैंने आपको पूरी सीरीज ये लिख के दे दी, तो ये पार्ट आप सिर्फ रीड करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, एक्सेप्शनल जो है कॉपर और क्रोमियम, इसके ऊपर आपको गारंटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। और क्या लिखेंगे आप वहां पे? रीजन फिर से बता रहा हूं, यहां पर हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्रोमियम में और कॉपर में फुल्ली फिल्ड डी की स्टेबिलिटी आप लिखेंगे बच्चों। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज यहां पर जो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको वो दोबारा मार्क कर लेंगे। सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल and its common oxidation state is +2, it is not regarded as a transition element. Can I say the same rules will apply to cadmium and mercury? Yes or no? क्योंकि अगर जिंक 3d का आखिरी है तो कैडमियम 4d का आखिरी है और मर्क्यूरी 5d का आखिरी है, तो रूल तो सबके लिए सेम अप्लाई होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकता तो मैं कैडमियम को भी ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलूंगा। इतना तो ये ऑब्वियस है, आप लोगों ने दिमाग इतना लगा ही लिया होगा, राइट बच्चा लोग? ओके। कॉपर जो है, अब कुछ बच्चे ये आर्ग्यूमेंट जरूर लेके आएंगे कि सर आप ये सेम लॉजिक कॉपर के लिए लगाओगे क्या? कॉपर को मैं बोलूं क्या ट्रांजिशन मेटल? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि सर कॉपर का भी आपने 3d लिखा है। कितने लोग के दिमाग में सवाल आया? तो कॉपर का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 3d है या ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन 3d है? मतलब एक्साइटेड 4s को एक्साइट करने के बाद, 4s को एक्साइट करने के बाद तो नॉर्मल नहीं है ना, कॉमन नहीं है ना वो, इसलिए कॉपर को आप ट्रांजिशन मेटल बोलोगे। समझ में आ रही है बात? तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में बच्चा लोग, कोई दिल में कंफ्यूजन नहीं रखनी, ठीक है ना? तो 3d 4d 5d सीरीज की आपको समझ में आ गई बात। 3d में क्या होगा? 3d 1 to 10, 4d में क्या होगा? 4d 1 to 10, 5d में क्या होगा? 5d 1 to 10 और 6d में क्या होगा? 6d 1 to 10। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सिंपल बात होगी। यस, अच्छा। क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शंस ऑलरेडी आई टोल्ड यू। Can be explained on the basis of concept of additional stability of completely filled and half filled subshell। ऑलरेडी ये भी समझा दिया। फिर से जो मैंने पूरा ऊपर लिखा है वही टेबल उन्होंने यहां पर आपको रिपीट करके दे दिया है। मैं फिर से आपके बेनिफिट के लिए दोबारा मार्क कर देता हूं, 2 बार पढ़ लोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। ये रहा एक्सेप्शंस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़े। अच्छा, अगेन जैसे क्रोमियम कॉपर है वैसे ही बाकी जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें वही हाल इसका भी होगा, मॉलिब्डेनम और कैडमियम का।
मतलब मॉलिब्डेनम और सिल्वर का। इससे समझ में आ रहा है कि सिल्वर लेस रिएक्टिव क्यों है, क्या ये बात समझ में आ रही है? जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने तो पिकअप कर ही लिया होगा ये लॉजिक कि भाई क्योंकि सिल्वर आपका हो जाएगा 4d10 और 5s1, और बिकॉज 4d कंप्लीटली फिल्ड है, बिकॉज 4d कंप्लीटली फिल्ड है, जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप सिल्वर का हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो, वैलेंसी हमेशा +1 लिखते हो ना, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, जबकि आप कायदे से देखते तो 5s2 होना चाहिए था, तो सेकंड वैलेंसी होनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं है? क्योंकि ये नोबल मेटल है। गया दिमाग में? सेम लॉजिक गोल्ड के लिए देखो, यहां पे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सिल्वर और गोल्ड को हम लोग इनर्ट मेटल्स क्यों बोलते हैं। इवन इनफैक्ट प्लैटिनम भी, यहां पे तो प्लैटिनम भी यहां पर काफी हद तक इनर्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, आपके लास्ट के सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो नोबल मेटल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ये गया दिमाग में बच्चा पार्टी? यस और नो? बढ़िया, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम लोग बात कर ले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर हाईली वेरिएबल इन मेनी ऑफ द केसेस, बिकॉज आपके जो डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रिप्लेस, यानी रिप्लेस मतलब एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, या वो लूज हो सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका वेरिएबल होगा। अच्छा, आउटर मोस्ट इसमें कौन है? एस है कि डी है? आउटर मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स में आउटर मोस्ट कौन है? एस है, 4s2 5s2 यही है ना आउटर मोस्ट, तो एस है। अच्छा, एस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बोलूंगा हाँ। तो ये बोल सकते हैं कि भाई सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखेगा, ये पक्की बात है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब एस के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। एवरीबॉडी अग्रीज ऑन दिस? इसमें कोई डाउट, कोई सवाल है ना? तो ये तो ठीक है। या फिर अगर कॉपर और क्रोमियम की मैं बात करूं तो +1 भी दिखेगा। कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, इनके लिए +1 भी दिखेगा, क्योंकि 4s1 था उनके पास, वो भी चिंता की बात नहीं है ना? लेकिन डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनना, डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब अनपेयर होने लग गए और वो निकलने लग गए तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। हम बोलोगे हाँ। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल कैसा होगा देखना जरा ध्यान से बच्चों। जैसे आयन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं आयन की बात करूं तो आपको 2 3 4 5 6 सब दिखेगा, पॉसिबिलिटी पूरी है, बट आपको कॉमनली आयन के लिए कौन सा दिखता है? आप खुद जानते हो, सब बच्चे जानते हैं कौन सा दिखता है। अब बोलोगे सर +2 दिखता है और +3 दिखता है, फेरस और फेरिक। एवरीबॉडी एग्रीज, यस और नो? अब ध्यान से बात को सुनना, मैंने क्या बोला कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है और कितने कॉमनली दिखते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉमनली तो +2 और +3 दिखते हैं आयन के लिए, मैं बोलूंगा हाँ। अब इसको जरा फिगर आउट करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि 2 कॉमनली दिख रहे हैं। तो मुझे बताओ बच्चा लोग कि Fe का नंबर था 26, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन थी 3d6 और 4s2, यानी 3d के मेरे 5 डब्बे अगर मैं बनाता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी दिखेगी? 1 2 3 4 5 और 6, बरोबर है? एवरीबॉडी अग्रीज? 4s में क्या दिखेगा? 4s2। आप बोलोगे सही है सर, एकदम बढ़िया। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ये 2 जाएंगे तो +2 दिखेगा। क्या दिखेगा? +2 दिखेगा। फिर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन जाने की बात आएगी तो ये जो पैड वाला इसमें से एक चला जाएगा, यानी कि अब ये कैसा दिखने वाला है? इस तरह का। क्या ये बात भेजे में गई? तो +2 और +3 ये आसान था। फिर बाकी जो है वो पॉसिबिलिटी है, बट वो हमेशा दिखते नहीं। फिर ये हो, फिर एक और गया तो +4 +5 +6 +7 ऐसे चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पॉसिबिलिटीज जब एक बार अनपेयरिंग हो गई तो है, पॉसिबिलिटी है, बट कॉमनली +2 और +3 जाएंगे, ये बात हमारी फिक्स है। अच्छा, और एक देखना बहुत इंटरेस्टिंग वाला, मैंने आप लोग को रेडॉक्स चैप्टर में सिखाया था। KMnO4 में जरा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, इसको डिस्कस करते हैं। KMnO4 में अगर मैं बोलूं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप कैसे निकालते थे बच्चा लोग? मैंगनीज का कितना आता था? +7 आता था। सबको याद है ये कितना आता था? मैंगनीज का +7। कैलकुलेशन सबको आता है ना? पोटेशियम इज +1, ऑक्सीजन इज -2, तो ये -8 हो गया। +1 और -8 = 0, तो मैंगनीज कितना आया? +7। एवरीबॉडी नोज? यस। मैंगनीज का, इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं। मैंगनीज कितना नंबर था बच्चा वाटी? कितना नंबर था? 25 था। तो यानी कि 3d5 और 4s2 है। तो 3d5 कैसा है? 5 के 5 अनपेयर्ड है, बोलो हाँ या ना?
और यहां पे कितने हो गए, तो यहां पर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो या तो मैंगनीज +2 दिखाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, या तो क्या दिखाएगा +2, या तो सीधा +7 दिखाएगा। बोलो हाँ या ना, पूरा ही गायब हो गया। तो +2 भी दिखाया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो +2 और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो +7। तो इसीलिए +7 की पॉसिबिलिटी है किसमें, मैंगनीज में। गया भेजे में, एवरीबडी यस, है ना। ऐसे होते हैं इसमें, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट के फंडे। ठीक है, अगेन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू लाइक, ऐसा कोई ये क्वेश्चन नहीं आता कभी एग्जाम में कि राइट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, ऐसा कोई नहीं पूछता। ठीक है, ये नहीं, ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट है, ये समझने के लिए। आपने समझ लिया, मोर देन इनफ। यू कैन जस्ट रीड दिस पार्ट एंड इग्नोर इट, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर अभी सबको समझ में आ गया, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए और पहले से भी रेडॉक्स में आपको सिखाया हुआ है। ठीक है ना, चलो। Physical properties of first transition series. अच्छा, everywhere they are writing first transition series. What does it mean? Which series? When they say first transition series, which means they are talking about 3D series. मैं बार बार आपको ये बात हाईलाइट कर रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चे बेवकूफी करेंगे। क्या आपको सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं? नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट सीरीज यानी कि 3D सीरीज यानी स्कैंडियम से जिंक पढ़नी है। मैं बार बार ये बात हाईलाइट कर रहा हूं, अपने दिमाग में बिठा लेना। आई होप ये क्लैरिटी से समझ में आई है बात। आप कोई भी पैराग्राफ उठाओगे, डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सीरीज की ही पढ़नी है, सबकी नहीं पढ़नी, याद रखो। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस। क्लियर? चलो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, दे आर हार्ड, लस्ट्रस, लस्टर समझते हो, शाइनिंग, मैलिएबल, डक्टाइल, ये भी सब समझते हो सब लोग। मैलिएबल मतलब बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल यानी कि फॉर्म इनटू वायर्स। दे फॉर्म अलॉयज, ये भी पता है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मालूम है। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी तो ऑब्वियस बिकॉज फुल्ली फिल्ड 3D। मैंगनीज स्टेबल कहे, हाफ फिल्ड 3D। यस और नो? हाँ कि ना बच्चा लोग? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, mercury and manganese, all other transition elements have one or more typical metallic structures at ambient temperature. When you say typical metallic structures, मतलब हम लोग जो metallic bond, crystal, FCC, BCC वो सब पढ़ते हैं ना, राइट? तो इनका बेसिकली क्या होता है कि बाकी सब में ना आपको वेरिएशन दिखता है, बस जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज में कोई वेरिएशन ही नहीं है उनकी ज्योमेट्री में, उनके क्रिस्टल्स में। ठीक है, ओके। एम्बिएंट टेम्परेचर मींस इन अ गिवन टेम्परेचर रेंज। ओके, बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं। ओके, सो दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। they usually are hard, they have low volatility, yes they possess high melting point and high boiling point। तो ये physical properties हो गई, ये आपको as an SAQ जरूर पूछा जा सकता है। what are the physical properties of D block elements or first series of D block elements? okay, now electronic configuration already बता दी है। trends in properties are fully repetitive, काफी repetition आपको मिलेगा of what we have already done in the basic chapters। अब atomic radii या ionic radii अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के देखेंगे तो यहां पर जरा आपको नोटवर्दी पॉइंट ये है, कहां गया, एटॉमिक रेडाई या फिर आयोनिक रेडाई अगर आप देखोगे, नोटवर्दी पॉइंट ये है कि इसका जो ट्रेंड है जरा उसको ध्यान में रखना। जो ट्रेंड है आपका, जो ग्राफ बनता है उसको आपको ध्यान में रखना। देखो, द ग्राफ दैट इज गिवन इज हियर, ओके, ओनली दिस। इन योर एग्जाम प्लीज नोट दिस वेरी केयरफुली, प्लीज नोट दिस। इफ दे आस्क यू टू राइट एन आंसर ऑन atomic and ionic radii of first transition series, you are not going to draw this entire graph, you are going to draw only this yellow line that I have marked for you, that is your 3D series। उसके ऊपर की जो है वो 4D और 5D सीरीज है, वो नहीं बनानी है आपने। वैसे ओवरऑल ग्राफ का शेप तीनों का सिमिलर ही है, शेप सेम है, ठीक है, वैल्यूज अलग अलग। आपको एक ही बनानी है, समझ में आया? कितनी ड्रॉ करोगे? सिर्फ एक। कौन सी वाली? 3D वाली। 3D वाली लाइन ये रही, देखो गधे बच्चों, दिख रहा है ना? 3D स्कैंडियम टू जिंक, शेप ओवरऑल सेम है। अब शेप ऐसा क्यों है जरा ये समझते हैं।
शेप ऐसा क्यों है ये समझते हैं जरा। शेप से आपको क्या पता चल रहा है, मैं आपके लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से। शेप से आपको यह पता चल रहा है बच्चा लोग कि आपकी एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है एटॉमिक रेडियस की, वहां से पहले ये कम हो रहा है और ऑलमोस्ट प्लेटो हो रहा है और फिर थोड़ा सा राइज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो कर्व है, मतलब मैंने तो ऐसे बनाया, ऐसे मैंने तो स्मूथ कर्व बना दिया, बट आप समझ रहे हो बात को कि क्या हो रहा है कि यहां से ये नीचे आ रही है वैल्यू, फिर यहां से ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहां से ऑलमोस्ट फ्लैट है और फिर लास्ट में थोड़ी सी ऊपर जा रही है। आप बोलोगे हाँ सही है, देख के इतना तो हमको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं आपको बोलूं अच्छा स्कैंडियम से चालू हुआ, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम और मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। मैंगनीज से जब चालू हुआ, मैंगनीज से लेकर निकल तक ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम, या इनफैक्ट कॉपर तक भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और फिर लास्ट वाला जो जिंक है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों है जरा समझो, ये कर्वेचर को, ये कर्व को, ये ग्राफ को याद रखना और इसके लॉजिक को जरा समझना, बात को समझो। मैं ऐसा कह रहा हूं कि स्कैंडियम से पहले फटाफट रैपिडली ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप वैल्यूज भी देख सकते हो, 164 है, 147 है, फिर 135 है, धड़ाधड़ कम हो रहा है, यस और नो। लेकिन बीच की जो वैल्यूज है बच्चा पार्टी, इसके ऊपर फोकस करेंगे, 129 से लेके 128। क्या ये बीच में आपको दिखी? क्रोमियम से लेके आपका वैल्यू ऑलमोस्ट कॉपर तक क्या है, उसी रेंज में 129, 128, और माइंड यू दिस इज इन पिकोमीटर, तो बहुत छोटा वैल्यू डिफरेंस है ना, ये उसी रेंज में। एंड देन 137 जिंक का थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लैरिटी से समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा हूं? क्योंकि जिंक में फुल हो गए ना, कंप्लीटली फिल हो गए, तो वो तो बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि सर ये प्लेटो क्यों आ रहा है, प्लेटो क्यों आ रहा है, ये सवाल है। तो ध्यान से समझना, एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने वाले दो पैरामीटर कौन से, पीरियोडिक टेबल में सिखाया था, याद है? एटॉमिक रेडियस को डिसाइड करने वाले दो पैरामीटर हैं, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि आपके सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, और दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, याद है मैंने कैसे एग्जांपल सिखाया था, याद है? छतरी धूप से आपको बचाती है, याद है ना सबको? ठीक उसी तरह अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा लोग? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। ये दोनों इफेक्ट्स जब हैं, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या, आपका एटॉमिक साइज। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब है तो छोटा होता जाएगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो भी छोटा होता जाएगा, है ना? और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते, है ना? तो आपको ये समझना है, पॉइंट ये समझना है आपको बच्चों को कि क्रोमियम से लेके कॉपर तक में ये जो फ्लैट लाइन ऑलमोस्ट दिख रही है आपको, ये क्यों दिख रही है? क्योंकि यहां पर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कैंसल आउट कर रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट चाहता है कि साइज बढ़े और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहता है कि साइज छोटी हो जाए, बट ये दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, नलिफाई कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन आ रही है। क्या ये बात दिमाग में गई? अब आप पूछोगे सर ये कैसे एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 21 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 30 इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो बढ़ रहे हैं, बोलो हाँ या ना? तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, एवरीबॉडी यस और नो? उसको अपोज करने के लिए क्या हुआ, जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट तो पुअर होते हैं, अपोज तो नहीं कर पाएंगे बरोबर से। जब आप क्रोमियम में आते हो तो पेयरिंग चालू, क्रोमियम के बाद मतलब क्रोमियम में 3d5 हो जाता है, फिर मैंगनीज में 3d5 होता है, आयन से क्या होता है, पेयरिंग चालू होती है। पेयरिंग चालू होती है तो वो चार्ज को क्या कर रहा है, काट रहा है कि नहीं?
तो जहां से पेयरिंग चालू हो जाती है आपको क्या दिखने लग जाता है कि जो इफेक्ट था आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वो उतना कम हो रहा है अभी। क्लियर हुई बात? तो पेयरिंग चालू होने से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये जो इफेक्ट है ये क्या होगा, कम होते जाएगा। समझ में आ रही बात? नाउ दे हैव मेंशन्ड दैट दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है ना। बट अपन बेसिक आइडिया ले लेते हैं उसका। बेसिक क्या है देखो, ऐसे बेसिक में आपको क्या क्या लिखना है। पहली बात ये कि एटॉमिक रेडाई जो है, एटॉमिक रेडाई डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। 21 से लेकर 30 एक एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये भी मालूम है। लॉजिकली जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, घाई मत करो। समझे लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज एक एक बढ़ रहा है, ओके। अच्छा, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं। सबको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, एस, पी, डी और एफ। एस का अच्छा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, पी का उससे थोड़ा कम, डी का उससे कम और एफ का उससे कम। याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट इज दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ओवरऑल, और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वैसे भी पुअर है ही। यहां तक क्लियर हुआ? जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल बढ़ेगा, और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो समझो ना, दिमाग लगाओ जरा कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज ज्यादा है और ये बाहर के 4s2 को खींच रहा है, बाहर के 4s2 को ये न्यूक्लियस खींच रहा है। अंदर ज्यादा चार्ज है तो अच्छे से खींचेगा तो श्रिंक होगा, सही है? ये बात समझ में आ गई ना? स्पाइडरमैन, बार बार बता दो, स्पाइडरमैन बताया हुआ है ना? तो वैसे पकड़ के उसको वेब लगा के समझो खींच रहा है, ऐसे मान लो, है ना। अब फंडा क्या है कि ये जो माइनर वेरिएशन है यहां पे फ्लैट लाइन में, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मेरे आयन में पहली बार 3d5 होने के बाद ये पेयरिंग चालू हुई ना, डी के अंदर ही पेयरिंग चालू हुई कि नहीं हुई? तो तुम ये सोच रहे थे कि 6 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, बट इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले? समझे कि नहीं समझे? मतलब कि जब पेयरिंग चालू है तो वो कॉम्पेंसेट कर रहा है उसको, चार्ज को, वो स्पिन को, चार्ज नहीं बोल सकता, स्पिन को कॉम्पेंसेट कर रहा है। समझ में आ रही बात? जब ये स्पिन को आप कॉम्पेंसेट, जब स्पिन को आप ये करते हो, पेयरिंग कराते हो इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो रहा है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ग्रेजुअली श्रिंक 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 होते जाएगा, छोटा 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 होता जाएगा। जब आपने पेयरिंग कराना शुरू किया, छोटे छोटे रिपल्शंस क्रिएट होने शुरू हुए, क्योंकि अभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये वापस ऊपर लेके गया उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आया कोबाल्ट, आपने सोचा और श्रिंक करेगा, नहीं, वहां पे भी पेयरिंग हो गई, फिर से ये उधर आ गया। तो ये ग्रेजुअली उसी रेंज में रह गया जब तक पेयरिंग होती रही। कब तक? जब तक वो जिंक में नहीं आ गया। जिंक में अच्छी खासी सारी पेयरिंग हो गई तो पूरा वो श्रिंक होने की वजह क्या हो गया, रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से क्या हुआ, पूरा का पूरा साइज बड़ा हो गया। मैं बहुत ज्यादा अंदर घुस रहा हूं, ठीक है, बट and they have, as I mentioned, they have written it, it is beyond the scope of this textbook to discuss this also, but आप याद रहिए, रख लेना कि especially for entrance students कि मैंगनीज टू कॉपर में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपका ओवरऑल जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस कर लेता है। क्या ये बात समझ में आई? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसको बैलेंस कर लेता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस कर लेता है। इतना याद रहेगा? यस बच्चों। Ionic radii show the same trend as atomic radii. Please make sure to draw this simple graph. Nobody is expecting you to draw a very hi-fi graph. Please remember this. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप हाई फंडू ग्राफ बनाओ। ये बेसिक डायग्राम सिर्फ दिखा दो कि ये ट्रेंड, ये शेप है। वैल्यूज गई भाड़ में, मत बनाओ। वैल्यूज नहीं बनानी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर लिखेंगे और यहां पर आप लिखेंगे साइज, बस इतना ही लिखना है आपने,
ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, बस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियस, खत्म, इतना आपने लिख देना है। आई होप इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता, राइट? पॉइंट सारे समझ में आ गए बच्चा लोग? ओके, ये वो आपका एटॉमिक रेडियस। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सेकंड फंडा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, ठीक है, वो छोड़ दो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अभी बहुत रेपिटेटिव है ये चैप्टर, बहुत थियोरेटिकल और बहुत रेपिटेटिव, पकाऊ चैप्टर है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? इंटरमीडिएट है, ऑब्वियसली भाई इंटरमीडिएट है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, यस। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक, ये भी बात सही है। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी एकदम विचित्र, एकदम अजीब सा ही पूरा का पूरा आपको ग्राफ देखने मिलेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ग्राफ को फॉलो करो जरा, ठीक है। अगेन ये जो येलो वाली लाइन मैंने आपके लिए मार्क की है बच्चों, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ अ सेपरेट ग्राफ ऑफ दैट लाइन ओनली। एम आई क्रिस्टल क्लियर? ज्यादा दिमाग लगा के डेढ़ शाने बन के सब ग्राफ बनाने बैठोगे, तुम 3 ग्राफ के चक्कर में 3 लाइन भी नहीं लिख पाओगे, इतना याद रखना। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा, एग्जाम में हीरो मत बनो, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना ही लिखना। बाद में तुम लोग क्या करते हो, बोर्ड एग्जाम में कचरा लिख के आते हो दुनिया भर का, अभी बोलते हो सर लिखा तो पूरा था, पेपर तो पूरा भरा था, मार्क्स नहीं आए। मार्क्स नहीं आए क्योंकि तुम लोग सुनते नहीं हो कि पॉइंट्स क्या लिखने। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, एक ही ग्राफ एक ही लाइन बनानी है। क्या ये बात भेजे में घुसा ली सबने? ठीक है, आपको 4D 5D कोई नहीं पूछ रहा, नहीं बनाना है। वो गधे टेक्स्ट बुक वाले के उन्होंने दिख दिए, क्योंकि उनको ये नहीं समझता कि बच्चे रट्टू होते हैं, बस ये 3 लाइन देखेंगे तो 3 लाइन बनाएंगे एग्जाम में। तो तुमको क्लियरली बता रहा हूं 3 नहीं बनानी, एक ही बनानी, फिर से समझ लो, ठीक है। तो यहां पर टाइटेनियम से लेके आपका कॉपर तक अगेन एक बहुत ही वियर्ड सा ग्राफ है। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन कि अच्छा ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है या ग्रेजुअली कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप समझो बात को कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या यार, पहले ये तो समझ लो क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये डिफाइन किया हमने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले तो ये दिमाग में रख लो। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, छोटे वाले एटम के लिए दिमाग लगाना, क्या बोल रहा हूं, छोटे वाले एटम के लिए साइज छोटा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी मांगेगा। बोलो यस और नो। आप बोलोगे हाँ बात सही है सर, क्योंकि ज्यादा नजदीक है ना वो न्यूक्लियस से, छोटा है यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक है, यस ओके। तो उसको खींच के निकालने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब मुझे बताओ कि एटॉमिक साइज तुमको याद हो गया, सबसे छोटा कौन, इन सब में छोटा छतरी कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है बताओ। तो आप बोलोगे सर ये वाले है ना, ये रेंज जो है ना, आयन कोबाल्ट निकल, ये सबसे छोटे थे। क्या ये बात समझ में आई? तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे बड़ी होनी चाहिए, कॉमन सेंस। अब देखो, अब ग्राफ और अच्छे से समझ में आया। अब बोलोगे हाँ सर ये देखो आयन और कोबाल्ट यहाँ पे हाई ऊपर है, गया भेजे में, यस और नो। तो एटॉमिक साइज समझ में आया तो ये इजीली समझ में आ जाए। और जो सबसे बड़ी साइज वाला था वो सबसे लोअर वैल्यू है, देखो एकदम सही है कि नहीं बच्चा पार्टी। और जिंक को मैंने डाला ही नहीं, स्कैंडियम को डाले, फर्स्ट और लास्ट को भाड़ में गया, नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन तो देने को तैयार हो जाएगा, मतलब 4s2 दे देगा और 1 दे देगा, खत्म करेगा, है ना, क्योंकि उसको आर्गन बनने का मौका मिल रहा है। और जिंक तो वहां स्टेबल ही पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। क्लैरिटी, यस ऑन एवरीबॉडी? सिंपल है, तो काफी आसान है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। अगर आप एटॉमिक रेडियस समझ गए तो ये बहुत ही आसान आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है, बकवास, the elements of third transition series possess नहीं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे जाना ही नहीं, अपने को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात करनी है। आई थिंक ये लोग ने
Again they have just written ionization enthalpies shown in table, तो shown in table नहीं, तो आप क्या लिखोगे, shown in the graph below, और आप ग्राफ ड्रॉ करोगे. ठीक है, आप ऐसा करोगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए. ध्यान से देख लो जरा, टेबल को काट दो, आप क्या लिखोगे, shown in the graph below reveals that for a given element there is substantial increase from first ionization enthalpy to third ionization enthalpy. ये लाइन भी, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं. reveals that the following graph reveals that ionization enthalpy values increase from titanium to iron and then decrease up to copper. ऐसे आप स्टेटमेंट लिख दोगे. ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शोन इन द ग्राफ shows the reveals that the IE values increase from titanium to iron and then decrease up to copper. ये लाइन समझ में आ गई सबको? ये लाइन आपको वहां पर लिखनी है. अगर क्वेश्चन आया तो, if you ask me, chances of this question asked to be asked are nil. Chances of this question being asked are 0. ठीक है, nobody is bothered about this. Okay. उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं भाई, उसी के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा. तो मेटालिक कैरेक्टर का क्या फंडा है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल. वेकेंट डी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड है. ऑफ कोर्स यही तो मेटालिक कैरेक्टर की पहचान है. ठीक है, अगर इनकम्प्लीट डी है यानी कि वेकेंट डी पड़े हुए हैं और ओवरऑल आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये मेटालिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल फीचर है. दीज एलिमेंट शो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी, सारी मैंने आपको बता दी है, लस्टर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस इज पॉसिबल व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स ऑफ having vacant D and low ionization enthalpy, and it also forms metallic bonds. It forms metallic bonds as well as covalent bonds. अब यहां पर एक थोड़ा सा यूनिक फीचर है. देखो, मेटालिक बॉन्ड तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि मेटल्स है, सीधी बात है. कोवैलेंट बॉन्ड्स का फंडा ये है क्योंकि N-1D है. क्या है आपके पास? N-1D है, उसकी वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. और कोवैलेंट सॉलिड्स कैसे होते हैं? जायंट सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स. याद है क्या बोला था? डायमंड वेरी हार्ड. तो हार्ड नेचर किसकी वजह से है? कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से. हार्ड नेचर किसकी वजह से है? कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से. ये एमसीक्यू पॉइंट है, ध्यान में रख लेना बच्चा लोग. हार्ड नेचर इज ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स. अगर अनपेयर्ड डी रहेगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा? हार्ड नेचर होगा. ये एमसीक्यू का पॉइंट है, इसको मार्क करके रख लो. सब बच्चे जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उन लोग मार्क करके रख लो ये. अच्छा, इनकी जो पैकिंग होगी वो सिंपल HCP होगी या क्यूबिक क्लोज पैक होगी, बॉडी सेंटर क्यूब होगी, ऑल दोस जो सॉलिड स्टेट में आता है वो तो ठीक है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टेडीली इंक्रीजेस अप टू D5. क्रोमियम, molybdenum and W. What is W? W is which element? W is which element बचा लो? W is tungsten. W is tungsten, right? You all know this. इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना. 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का. 3D सीरीज में किसका है? क्रोमियम का. 4D सीरीज में किसका है? मॉलिब्डेनम का. 5D सीरीज में किसका है? टंगस्टन का. आई होप ये समझ में आया. वो ऐसा बोल रहा है कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज. यानी कि 3D, 4D और 5D में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है. अगेन ये डायरेक्ट आपका फैक्चुअल एमसीक्यू पॉइंट बन जाता है. क्लियर?
W क्यों आया? वुल्फ्रम, उसका जो लैटिन नेम है ना वो वुल्फ्रम होता है, ठीक है ना। ओके, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम दे शो एनॉमलस वैल्यूज, ऑल दीज। बेसिकली अगेन मेल्टिंग पॉइंट का फंडा सेम है कि जो आपके 3D5 वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जैसे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा थी, तो सही बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात की थी, याद है? क्या सिखाया था आप लोग को मैंने? क्या सिखाया था कि पेड होंगे तो कैसा होगा? पेड होंगे तो डायामैग्नेटिक होगा, और अनपेड होंगे तो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा बच्चा लोग? पैरामैग्नेटिक होगा। याद है ये सबको? इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए तो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, यस और नो? और इनका मीनिंग क्या था? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या था? अगर ये याद नहीं है तो ये भी याद कर लेना। जो माइनर ये करेंगे, रिपल्शन दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, वो डायामैग्नेटिक है। वीकली अट्रैक्टेड होंगे वो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे वो फेरोमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये तो फिजिक्स में आता है। हम क्या बात करें? हम इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि आप किसी के भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मुझे बता पाओगे? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। मुझे बताओ किसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? मैंगनीज में है कि नहीं है? 3D5 होता है मैंगनीज। क्रोमियम में भी 3D5 होता है। व्हाट अबाउट आयन? आयन में कितने अनपेड है गधे बच्चों? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है देखो? यस, देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन आयन, यस और नो? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फेरोमैग्नेटिक है? यस, एंड दैट इज व्हाई यू नाउ अंडरस्टैंड कि अच्छा नेचर में आयन जो है वो मैग्नेट से क्यों चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि आयन छिछोरा है, मैग्नेट को देखते उसकी नियत बदल जाती है और जाके चिपक जाता है कि नहीं? नहीं, आयन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। आयन के पास बहुत सारे क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए वो फेरोमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर जरूर आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, तो यहां पे देख लो। Compounds of transition metals exhibit magnetic properties due to unpaired electrons in their atoms or ions. Agreed? Yes. Substances which are attracted towards applied magnetic field are called paramagnetic, while the ones that are repelled are called diamagnetic. Attracted very strongly are called ferromagnetic. ठीक है. Among the transition metals, iron, cobalt, nickel, फिकोनी, कौन? फिकोनी, आयन, कोबाल्ट एंड निकल आर फेरोमैग्नेटिक। मतलब नेचर में ये तीनों मेटल नेचुरली मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्लियर बात? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। बात समझ में आई? नेचर में ये तीनों मेटल्स कैसे होते हैं? ये डायरेक्टली सीधा जाके मेटल को चिपक जाते हैं। तुम लोग करते थे ना, हम लोग छोटे थे ना, तो वो स्टेशनरी की दुकान में छोटे छोटे ब्लैक कलर के वो बटन मैग्नेट्स आते थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। ब्लैक कलर के मिलते 5-5 रुपए के, नहीं? और हम लोग क्या करते थे, हम छोटे थे ना, तो वो हमको बड़ा फैसिनेशन होता था। जो पुराने कॉइन्स आते थे, वो इसके आयन वगैरह क्या उसमें ज्यादा होता था कंटेंट। पुराने 5 रुपए के कॉइन वगैरह लेके ना एक पेपर रखते थे, और पेपर के एक साइड मैग्नेट रखा, नीचे साइड कॉइन रखा, और कॉइन को ऐसे घुमा रहे, नचा रहे, राइट? वो हम लोग को बचपन में बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। ऑब्वियसली वी डिडंट अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड इट। द आइडिया इज सिंपल दैट सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी naturally magnetic. Nowadays the new coins that you get, many of them are not magnetic if you have observed, right? Because they don't contain these particular metals. अच्छा, इसमें एक MCQ पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूं। पुराने जमाने में सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के होते थे, कॉपर के सिक्के होते थे, है ना? जो मेटल्स जिनसे कॉइन्स बनाए जाते थे उनको बोलते थे कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे बच्चों? करेंसी, कॉइन्स बनाने वाले जो मेटल्स थे उनको कॉइनेज मेटल्स बोलते थे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रख लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात है फेरोमैग्नेटिक कौन है? आयन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक सबस्टेंस, तो जब इनको अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? परमानेंटली
मैग्नेटाइज हो सकते हैं। इनको अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो ये खुद मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, अब ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखाया है? याद करो, ये फॉर्मूला सबको याद करवाया था, यस और नो बच्चा लोग? म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। व्हाट इज bm? bm स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटॉन। ये उसका यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन यूनिट। ठीक है, रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। व्हाट इज n हियर? n इज द नंबर ऑफ unpaired electrons and mu is the magnetic moment expressed in the Bohr magneton। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.73 यानी कि रूट ऑफ 3 है ना। दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 का रूट, मतलब रूट ऑफ 8। रूट 8 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2.8 समथिंग है ना। फिर ऐसे ही आपका मतलब ये मैंने आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपकी वैल्यूज क्या क्या आने वाली है। यस और नो बच्चा लोग? मैग्नेटिक मोमेंट जो है, अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करें तो वो आप सिंगल एटम के लिए भी कर सकते हो डी ब्लॉक के, या आप मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर सकते हो। किसके लिए कर सकते हो? मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यही हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किया। हमने एक मेटल कॉम्प्लेक्स उठाया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाया। किसमें? वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूरा स्ट्रक्चर लिखा और आपको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाया वहां पे, राइट। अच्छा, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? चलो ये क्वेश्चन है, देखो। तो रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 5, यानी कि रूट ऑफ 15 यानी कि 3.9 बोर मैग्नेटॉन के आसपास आंसर होगा। इजी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आते हैं और आपके एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इजी है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स दे हैव रिटन। यू डोंट नीड टू लर्न दिस, प्लीज इग्नोर दिस टेबल, नोबडी नीड्स टू लर्न दिस। यू कैन कैलकुलेट इट इन 5 seconds, नो नीड टू लर्न दिस। कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कलर। याद होगा हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात की थी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अकेली थी जो कलर बता सकती थी, उसके पहले की कोई थ्योरी कलर नहीं बता पाई थी, याद है ना। और मैंने खास करके एंट्रेंस वाले जो बच्चे, जेई और नीट वाले बच्चे, उनको ये कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एक कलर स्कीम होती है जिसे हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा कलर आने वाला है। वो यहाँ पे अभी थोड़ा डिटेल में सीखेंगे हम लोग। जरा एक थोड़ा पहले ये फंडा समझो, जरा फंडा समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कलर कहां से आएगा? वो ये होली खेल रहा है, वो कलर लेके आएगा। देखो कलर का फंडा क्या है, जरा समझना कि अगर मेरे पास 3D1 है या 3D10 है, क्या है मेरे पास? 3D1 या 3D टेन। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 3D10 हो गया और ये हो गया 3D1। ये 1 और 10 में क्या एक्सचेंज का कोई स्कोप है? एक्सचेंज मतलब डी के ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भेजने का कोई स्कोप लग रहा है आपको? ये 1 वाले इलेक्ट्रॉन को कहां भेजूं? कोई कहीं मतलब सब खाली है, तो इसको यहां लिख दिया या यहां लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। और यहां तो पूरा फील्ड है ही, यहां तो पूरा फुल है ही, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां लेके जाओगे, है ना। इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ वैन विच हैज 10 सीट्स एंड ऑल 10 सीट्स आर फुल, है ना। तुम किससे ही सीट एक्सचेंज कर लो, क्या उखाड़ लोगे सीट एक्सचेंज करके, है कि नहीं। फंडा ये है कि 3D1 और 3D10 के बीच में, यानी कि 2 से लेके 9 तक, क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना पॉसिबल है कि नहीं है? मतलब कि भाई मैं अगर सेकंड में हूं तो मैं थर्ड में जा रहा हूं, मैं फर्स्ट में जा रहा हूं, मैं पेयरिंग कर रहा हूं, मैं अनपेयरिंग कर रहा हूं, ये जो चेंजेस की पॉसिबिलिटी वो बन जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? अगर मैं 3D2 होता तो तुम कोई लाइगेंड लाके मुझे पेयरिंग करा सकते थे,
है ना, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लाके मेरी पेयरिंग करा देते, आप करा सकते थे, यस और नो, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लाते तो पेयरिंग होती, यस और नो? बच्चा लोग, सिखाया मैंने, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आता है तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है ना? तो स्कोप है ना आपके पास, चेंजेस करने का स्कोप है कि नहीं है बच्चा पार्टी? सपोज ये 3D8 होता, सपोज मेरे पास ये होता 3D8, मान लो ये मेरे पास 3D8 है, ठीक है, मान लो ऐसा, तो आप बोलोगे ठीक है सर 3D8 है ना, तो ये इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। फिर वापस पेयरिंग होगी, अनपेयरिंग होगी, ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जंप मारना जाना पॉसिबल है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक्स में हमने ये सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर या लोअर टू हायर में जंप मारता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो क्या करता है, वो एनर्जी का गेन या लॉस करता है। ये बात भी बताई है मैंने आपको, यस और नो? इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में गया तो एनर्जी गेन करी, हायर से लोअर में आया शेल में या ऑर्बिटल में तो एनर्जी लूज की, यस। और वो एनर्जी कैसी होती है भाई, वो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, है कि नहीं? तो ये जो लैम्डा है ये क्या है, ये उसकी वेवलेंथ है, और वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन कलर। क्या ये बात समझ में आई? ये सेम फंडा मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में सिखाया था, बट कोऑर्डिनेशन से हम लोग एक पॉइंट यहां ज्यादा क्या सीख रहे हैं कि ये कलर आया कहां से, ये आया डी टू डी ट्रांजिशन से। कहां से आया बच्चा लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको सीखने मिलेगा, किससे? डी टू डी ट्रांजिशन। ये डी सबशेल के अंदर ही ट्रांजिशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये अपनी डी सबशेल के अंदर ही विद इन दोज 5 ऑर्बिटल्स ये ट्रांजिशन कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट है डी टू डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। एक स्टेटमेंट याद रहेगी, सिंपल सी स्टेटमेंट है, डी टू डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। बोलोगे ठीक है। अच्छा, होता क्या? A substance will appear colored if it absorbs a portion of visible light. अगर वो visible light को absorb करेगा फिर बाहर emit करेगा तो कलर दिखेगा। ओके, कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। कलर किस पे, कौन सा कलर ये किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ये भी ठीक है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे कैसे हैं? कलर्ड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में। तो 5d ऑर्बिटल्स कैसे हैं ओरिजिनली? कैसे है 5d ऑर्बिटल्स? डीजेनरेट, ये वर्ड सिखाया हुआ है। डीजेनरेट वर्ड का मीनिंग भूलना नहीं है। क्या मीनिंग है? दे हैव द सेम एनर्जी, दे हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, है ना? कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड की, मतलब कि कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, लाइगेंड आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो डी ऑर्बिटल्स अब डीजेनरेसी खो देंगे। ये ऑलरेडी सिखाया डिटेल में, ये ऑलरेडी डिटेल में सिखाया आपको, है ना? तो ये क्या होता है कि अब इनकी एनर्जी सेम नहीं है। अब इनकी एनर्जी क्या है? सेम नहीं है। अब होता यह है कि भाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर इज क्वाइट स्मॉल। डी ऑर्बिटल्स के अंदर ही, इन 5 डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है, गेन या लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है। दिस स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अवेलेबल एज रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ हैविंग और वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन। ये जो एनर्जी, जो छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो डी सबशेल के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए लगी, उस एनर्जी से ही हमारा वेवलेंथ निकल के आता है। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला से प्रूव किया। बाय द वे, कौन सा फॉर्मूला था? ये प्लैंक्स इक्वेशन था ना बच्चों, मैक्स प्लैंक ने दिया था, है ना? E = h/nu। ठीक है, तो जो भी वो रेडिएशन है वो ट्रांसमिट होगा यानी एमिट होगा, जिसकी वजह से कलर दिखेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली, खास करके अगेन मैं बोल रहा हूं एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात यह है कि कलर कौन सा होगा? तो ऑब्जर्व्ड कलर हमेशा होगा
कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर दैट वाज अब्सॉर्ब्ड। जो कलर उसने अब्सॉर्ब किया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसका ऑपोजिट कलर वो एमिट करेगा। क्या ये बात दिमाग में गई? मैंने क्या बोला? फिर से सुनना। जो कलर वो कंपाउंड यानी वो एलिमेंट या वो एटम अब्सॉर्ब कर रहा है उसका उल्टा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो बाहर फेंकेगा तो तुमको वो कलर दिखेगा। एग्जाम्पल, अगर रेड कलर की लाइट अब्सॉर्ब की है तो ब्लू कलर की लाइट बाहर छोड़ेगा एंड वाइस वर्सा। क्या ये बात समझ में आई? तुम्हारा जो विबग्योर है, सब बच्चों ध्यान से देखना, तुम्हारा जो विबग्योर है उसमें एक एंड क्या है? उसमें एक एंड जो है आपका वो रेड एंड है ना, ऑरेंज रेडिश रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, और वायलेट इंडिगो ब्लू ये क्या है? ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर वो रेड को ऑब्जॉर्व करेगा तो ब्लू या वायलेट इसको एमिट करेगा, या ब्लू और वायलेट को ऑब्जॉर्व करेगा तो रेड को एमिट करेगा। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? बोलो हाँ या ना एवरीबडी, यस और नो बच्चा लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि कॉपर सल्फेट CuSO4, तो आप तपाक से बोलोगे कि इसका कलर क्या होता है? सब बच्चों को आता है, सिखाया मैंने। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बताओ जल्दी सब लोग। क्या होता है? पीकॉक ब्लू कलर होता है। क्या कलर होता है? पीकॉक ब्लू। इससे तुरंत आपको क्या बात समझ में आई? तुमको ये ब्लू दिख रहा है, मतलब ये ब्लू कलर तुम्हारे पास एमिट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं? मतलब ये अब्सॉर्ब कौन सा कलर कर रहा होगा? ये रेड या ऑरेंज कलर को अब्सॉर्ब करेगा, तभी ये आपको ब्लू कलर देगा। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना गधे बच्चों। तो आप पूछोगे कि सर हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे मालूम रहेंगे? तो यहां पर एक छोटू सा चार्ट दिया हुआ है, देखो। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी आपको सेम चार्ट मिलेगा, कोऑर्डिनेशन में भी और डी ब्लॉक में भी, ठीक है? ये मैंने मेंशन भी किया था शायद किसी को। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का ये चार्ट है, बहुत सिंपल है। आपको ये चार्ट कुछ रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। पहली बात ये समझ लेनी है कि विबग्योर जो है उसमें से इंडिगो हटा दो। क्या हटा दो? इंडिगो, आई हटा दो, है ना? विबग्योर में कितने? 7 है ना? 7 में से इंडिगो हटा दो और थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखो सीक्वेंस, अब सीक्वेंस देखो, वायलेट है, इंडिगो नहीं है, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसा आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, पूरा का पूरा चार्ट बन गया। हाँ, बना कि नहीं बना? देखो इजी है ना, सबको समझ में आ गया। ये आप ऐसे गए, इंडिगो छोड़ के बाकी मैंने कलर लिख दिए, और जो सामने सामने वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो सामने सामने वो कॉम्प्लीमेंट्री। गया दिमाग में? बोलो हाँ या ना। यस। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि अच्छा वो ऑरेंज अब्सॉर्ब करेगा तो वो ब्लू एमिट करेगा, ब्लू दिखेगा। वो येलो अब्सॉर्ब करेगा तो वो वायलेट दिखेगा। अब कुछ बच्चे हमेशा गधे जैसा सवाल जरूर करते हैं, क्या मतलब गधे जैसा नहीं, जेन्युइन सवाल करते हैं कि सर वो रेड और ऑरेंज के बीच में अगर किया अब्सॉर्ब तो भाई वो ब्लू और ग्रीन के बीच में दिखेगा, उसमें क्या रॉकेट साइंस है? हाँ सर वो येलो और ऑरेंज के बीच में किया तो हाँ, तो वो वायलेट और ब्लू के कलर बीच में कुछ कलर दिखेगा तेरे को, उसमें क्या बड़ी बात है? समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ या ना। कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा समझा? अगला सवाल जो ऑब्वियसली आप पूछोगे, सर क्या ये हमें बनाना है एग्जाम में? हाँ, अगर कलर पे क्वेश्चन आया तो ये बनाना है, बट क्या कलर करना है? नहीं, नॉर्मल पेंसिल से बनाना है, कलर के नाम लिखने हैं बस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वैल्यूज जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। Nobody expects you to learn the values by heart and write them. फिजिक्स में आप लोगों को वेवलेंथ वैसे तो सीखने मिलता ही है, आप लोग ऑप्टिक्स में इसकी कैलकुलेशन भी करते हो, λ1 by λ2 का क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसके, आई थिंक सो, बट यहां पर इतने नहीं आते, है ना? चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का फंडा समझा। दैट मीन्स इफ रेड लाइट इज अब्सॉर्ब्ड देन इन पर्टिकुलर रेड लाइट इज अब्सॉर्ब्ड देन द कंपाउंड अपीयर्स ब्लू। सिर्फ एक लाइन लिखना, अगर रेड अब्सॉर्ब हुआ तो ब्लू दिखेगा। अब कुछ बच्चे ये भी आर्ग्यू करेंगे, सो रेड के सामने तो ग्रीन है। भाई मतलब ये रेडिश ऑरेंज है तो ब्लूइश ग्रीन, ये पूरा स्पेक्ट्रम, इट इज नेवर वन स्पेसिफिक वेवलेंथ, इट इज ऑलवेज अ रेंज, रेडिश ऑरेंज, ब्लूइश ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ऐसा रहता है।
ठीक है, तो ये फालतू सवाल नहीं करना कि सर रेड के सामने ग्रीन है, ठीक है। अगर कंपाउंड ने रेड ऑब्जॉर्ब किया तो वो ब्लूइश दिखेगा, ओके। एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ आपको, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोबाल्ट क्लोराइड जो है CO2+, अगर आप पानी में डालोगे तो वो पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। कौन सा सॉल्यूशन बनाता है? पिंक कलर का, CO H2O 6 × 2+। ये सेम एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मार्क कराया है, याद कर लो। याद नहीं है तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नोट्स दिए हैं, एक बार जाके PDF चेक करना, ठीक है। तो पिंक सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है आपका। इसका नाम कैसा होगा वैसे बाय द वे बच्चों? हेक्सा aqua कोबाल्ट, कोबाल्ट 2 आयन, हेक्सा aqua कोबाल्ट 2 आयन। सबको आता है ना IUPAC नोमेनक्लेचर? यस, ओके। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, पता ही अपने को, क्योंकि ये Ml6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। कौन सा रॉकेट साइंस है, बकवास, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन में मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूं, when this solution is treated with hydrochloric acid, then it turns deep blue, then it turns deep blue। क्यों? क्योंकि this change is due to formation of another complex that is COCl 4 times 2-, इसको मैं बोलूंगा टेट्राक्लोरोकोबाल्टेट, टेट्राक्लोरोकोबाल्टेट क्या? 2 आयन, है कि नहीं? विच हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब जब स्ट्रक्चर बदला तो कलर भी बदल गया। क्या ये बात समझ में आई बच्चा पार्टी? ओरिजिनल कलर क्या था? पिंक। नया कलर क्या है? डीप ब्लू। कुछ बच्चे पूछेंगे सर पिंक तो यहां है ही नहीं, तो क्या बोला मैंने कि दो कलर के मिक्सचर का कलर भी आपको हमेशा देखने मिलता है। डार्क पिंक मतलब मैजेंटा, आपको रेड का ही एक वेरिएंट आपको देखने मिल जाता है ना। तो यहां तक कंप्लीट करते हैं इस सेशन को।